नमस्कार, myself Dr. Babita Maji, Assistant Professor, Department of Political Science, रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मेरठ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिक्स प्लस टूवर्ड्स द मल्टीपोलर वर्ल्ड पर बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था के समूह ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 5 उभरती अर्थव्यवस्था का एक समूह है। इस संगठन की स्थापना 2009 में किया गया। ब्रिक्स का जिक्र 2001 में गोल्डमैन सैच्स समूह, जो कि अमेरिका का एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय कंपनी है, का अध्यक्ष जिम ओ'नील ने किया। उन्होंने ब्रिक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर रिसर्च किया और द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक पर अपना पब्लिकेशन किया और उसी पब्लिकेशन में उन्होंने कहा कि 4 ब्रिक देश तेज़ी से विकास कर रहा है और आने वाले 50 सालों में तक इन देशों की जो संयुक्त अर्थव्यवस्था होगी, पूरी दुनिया की वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाली है। फिर 2006 में ब्रिक्स के नेता पहली बार मिले, लेकिन 2008 में जब विश्व आर्थिक मंदी के चपेट में आया, उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार करने के उद्देश्य से 2009 में औपचारिक रूप से पहली बार ब्रिक का गठन किया गया। इसकी पहली बैठक रूस की शहर एकटेरिनबर्ग में हुआ था। उसके पश्चात जब साउथ अफ्रीका ऑफिशियली 2011 में ब्रिक्स में ज्वाइन किया 3rd समिट में, और ब्रिक तब ब्रिक्स बना। फिर 2017 में जब इसका सम्मेलन हुआ चीन में, तो चीन ने पहली बार इसको एक्सटेंड करने की बात की कि ब्रिक्स प्लस का मुद्दा उठाया और बहुत सारे कंट्री इसके लिए एप्लीकेशन भी डाले हैं जो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। इसी क्रम में 1 जनवरी 2024 में 4 नए सदस्य इसके ऑफिशियली इसके और नए मेंबर्स बने और इस तरह से कुल वर्तमान में ब्रिक्स के 9 सदस्य शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रिक्स का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी रेलिवेंट क्यों है, क्योंकि ब्रिक्स जब इसकी स्थापना हुई 4 सदस्य से होते हुए वर्तमान में ये 9 सदस्य तक पहुंच चुके हैं। ये इनका जो मेन चीज़ हम देखते हैं कि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था का 43% इन ब्रिक देशों में है। वर्ल्ड इनका जियोग्राफिकली एरिया को भी देखें तो 27% एरिया ये कवर करते हैं। पूरे वर्ल्ड जीडीपी में 40% इसका कंट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड ट्रेड में 18% इसका योगदान है। तो इसीलिए ये कहा जाता था कि 2050 तक इसका जो एक्सपेक्टेड अकाउंट है 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 60% जो है ग्लोबल जीडीपी में इनका योगदान होगा। और ब्रिक्स जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन 40 साल में वो उसको भी पार कर देंगे। और उनमें से जो चीन और भारत है, चीन और भारत विश्व के 2 सबसे प्रमुख देशों में शामिल होंगे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विस सेक्टर में। लेकिन एक हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जिसमें कैम वर्ल्ड डेटाबेस की रिपोर्ट है, उसके आधार पे कहा गया है कि 2018 से 17 में जब हम लोग जीएनपी की बात करते हैं तो विश्व का उसका परसेंट 1.7 था। 2018 से 22 में वो 2.4 हुआ और जिसका प्रोजेक्टेड है 23 से 2030 तक का 2.5। और अमेरिका का उसी का जब कंपैरिजन किया जा रहा है 0.7, 1.4 और 1.3 का, और उस ब्रिक्स की अगर हम लोग देखते हैं उस रिपोर्ट के अनुसार, उसमें ये आया है कि 2008 से 2017 जो कि वो टाइम पीरियड है जब पूरा वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा था, तो उस समय ब्रिक्स का जो जीएनपी में योगदान था 5.4, जो कि अमेरिका का सिर्फ 0.7 था और यूरोप का 0.6 था। तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखी जा सकती है। 2018 से 22 का जो प्रोजेक्टेड था उनका 4.7 था ब्रिक्स का, और 2023 से 2030 तक के बीच में है कि ब्रिक का जो जीएनपी में कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 4.5,
और अमेरिका का होगा 1.3 एंड यूरोप का 1.8। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में ब्रिक्स जो गोल्डमैन सैच के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील का प्रोजेक्टेड था वो वाकई में वो सही साबित होने वाला है। ब्रिक्स का जब गठन किया गया तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो उद्देश्य है इसका टू अचीव द रीजनल डेवलपमेंट, कि अलग अलग क्षेत्र में जो भी क्षेत्रीय जैसे साउथ अफ्रीका है, विकासशील देश है, विकसित देश है, थर्ड वर्ल्ड के कंट्री है, तो उन देशों के डेवलपमेंट के लिए काम करना। इनके बीच जो ट्रेड बैरियर है, व्यापार में जितने भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को कम करना। दूसरी चीज़ है जो आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये अविकसित देश और डेवलपिंग कंट्री दोनों को ही हेल्प करेंगे। इसके लिए इन्होंने कहा कि आपसी जो भी आर्थिक विकास की गतिविधियां हैं उनको गतिशीलता प्रदान करना है। साथ ही गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करेंगे। आपसी व्यापार को सरल बनाना इनकी प्रमुख कार्यों में, इनका प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। आपस में देशों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये भी ब्रिक्स का उद्देश्यों में शामिल है कि संसाधनों को ऑप्टिमम यूज़ किया जाए। इसके आधार पे ब्रिक्स के जो गठन किया गया था इनके उद्देश्यों को पूरा। जितने भी ब्रिक्स के मेंबर हैं वो आपस में रिलेशंस को बनाए रखने के लिए पीपल टू पीपल एक्सचेंज, जिसमें कल्चरल एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें होती है, तो उन सब पे फोकस किया जाता है। जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की हम लोग बात करते हैं, इसकी जैसे हम सब जानते हैं कि कोल्ड वॉर जो पूरी दुनिया को दो ध्रुवीय देश में बदल दिया, उसके पश्चात अमेरिका की एक ध्रुवीय व्यवस्था में आ गया। लेकिन 2001 में 21वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड फिर अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन को इस तरह से उसमें मैनेज किया जाता है कि एक तरह से उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल वो रीजनिंग आधार पे तैयार किया जाता है। अलग अलग जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गई, तो इन संगठनों के माध्यम से विकासशील देश के लिए भी ये छोटी छोटी संस्थाएं जो है अविकसित के लिए भी काम करते हैं। तो एक बैलेंस बना होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड के साथ थर्ड वर्ल्ड का, जिससे जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर जा रहा है, या बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि वर्तमान दौर जो है वो मल्टीपोलरिज्म का दौर चल रहा है। जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ में है उसमें भी डेवलप और डेवलपिंग स्टेट्स दोनों को ही बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें अपने सामान का ये एक्सपोर्ट्स करते हैं, गुड्स, सर्विसेज, एवरीथिंग। स्प्रेड ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, सारे देश जो पावरफुल कंट्री है वहाँ से भी टेक्नोलॉजी जो है वो गरीब देशों को बेचते हैं, या थर्ड वर्ल्ड के कंट्री को भी बेचते हैं, डेवलपिंग कंट्री को भी बेचते हैं। उसमें कोई रीजनल बॉर्डर या नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टाइज दैट विल बी फॉलो स्मूथली इन मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये सब चीज़ें देखा जाता है। जो पॉवर्टी रिडक्शन की भी बात की जाती है इसमें कि जो भी ब्रिक्स के कंट्री है उसमें रिच और पुअर स्टेट्स के लिए जो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल इंटरेक्शन की बात होती है। हमने देखा कि कोविड के टाइम में भी जो ब्रिक्स के कंट्री है उन्होंने उन देशों को बहुत हेल्प किया, मेडिसिन में हेल्प किया, उसके बाद वैक्सीन में हेल्प किए। मल्टीपोलर वर्ल्ड में इसका जो कुछ इश्यूज़ है दोनों के बीच, जो माइनर कन्फ्लिक्ट केसेस होती है, जैसे इंडो चाइना इशू है, इसमें BRI प्रोजेक्ट को लेकर इश्यूज़ है, तो कुछ माइनर कन्फ्लिक्ट तो है ही। लेकिन जब ये ब्रिक्स के मंच पे आते हैं तो जो बायलैटरल रिलेशन है उनको छोड़ के एक संस्था के तौर पे पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए, ताकि उसमें हम ऐसी जो गैप है थर्ड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड की, उसको कम करने के लिए ये आपस में काम करते हैं। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो ब्रिक्स कंट्री है वो मल्टीपोलरिज्म के लिए एक कदम की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने देखा है कि आर्थिक रूप से ये हमेशा वर्ल्ड बैंक, IMF की जो उनकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है कि किस तरह से वो गरीब देशों को ऋण देते हैं, तो ये भी चाहते हैं कि उसमें सुधार हो, जो परंपरागत तरीके हैं उनमें सुधार हो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें सुधार की बात करते हैं, और इसी आधार पे
2012 में इन लोगों ने आपस में एक समझौता किया और उसके आधार पे कहा कि ब्रिक्स के अंदर एक न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक का गठन किया जाए, जो कि 2014 में साइन हुआ और 2015 से इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय संघाई में है। और ये इसमें क्या होती है कि जो 5 इसके मेंबर्स थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उनका 20% कंट्रीब्यूशन होते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। इनका ये काम होता है कि जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री है और विकासशील देश है, उनके बुनियादी ढांचे के निर्माण में ये हेल्प करे, उसको वित्त पोषण करे न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से। पॉलिटिकली ये आपस में इस तरह के अलायंस का सपोर्ट करते हैं जो ह्यूमन राइट्स को का सपोर्ट करे, गुड गवर्नेंस की बात करे, पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर ये आपस में काम करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को का भी आदान प्रदान किया जाता है एक देश के साथ दूसरे देश का। एनवायरमेंटली ये ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल जो कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, इन सब मुद्दे पर आपस में इनमें एकजुटता देखी जाती है। वर्ल्ड लेवल पर भी ये चाहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सुधार की बात किया जाता है। कल्चरल इंटरेक्शन तो है ही उसमें। और जो सबसे मुख्य रूप से होता है कि ब्रिक्स कंट्री अंतर्राष्ट्रीय लॉ इसको फॉलो करते हुए देखा जाता है। कुछ इश्यूज़ को अगर हम छोड़ दें तो उन इश्यूज़ के अलावा ये सारी जो बैंक है, इसमें से न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधार पे इस प्रकार ब्रिक्स देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद के परंपरागत व्यवस्था उनमें सुधार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए और ग्लोबल साउथ के माध्यम से बहुत सारे इनिशिएटिव का काम किए हैं। विश्व में जैसे हम सब जानते हैं कि यूएस डॉलर एक प्रमुख करेंसी है और जो सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो ब्रिक्स देशों का अभी एक लक्ष्य है कि वो डॉलर की जगह अन्य करेंसी का उपयोग कर इनको विश्व स्तर को मजबूती प्रदान कर सके। तो चूँकि अभी फ़िलहाल तो इस पे बात नहीं हुई है, लेकिन आगे की जो रणनीति है ब्रिक्स देशों पे, वो चाहते हैं कि ब्रिक्स एक अपने अलग मुद्रा का प्रचलन करे और उस पर काम करे ताकि वो डॉलर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे जब हम देखते हैं कि ब्रिक्स देशों के बीच जो आम सहमति की बात की जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आम सहमति में देखी जाती है, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है, लेकिन कुछ उसमें जो माइनर कन्फ्लिक्ट भी हमारे सामने आती है। फिर भी कोविड-19 के दौरान भी हमने देखा कि विश्व में जो संरक्षणवादी दृष्टिकोण में काफ़ी वृद्धि देखी गई। ब्रिक्स देशों द्वारा सामूहिक सहयोग को बढ़ावा मिलना एक सराहनीय पहल है। इसी दृष्टिकोण में हम लोग देखते हैं कि मानवता पर जो भी खतरा उस टाइम उत्पन्न हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे जो लघु और सूक्ष्म उद्योग थे, इन सब का भी बहुत सारे इतना ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। तो एनडीबी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने ऋण के माध्यम से इन छोटे छोटे देशों को, जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं उनको और डेवलपिंग कंट्री है उनको, उसने सहायता किया। हाल ही में इसका जो 15 सम्मेलन हुआ साउथ अफ्रीका में, तो उस सम्मेलन के बाद अर्जेंटीना की बात हो रही थी, बट अर्जेंटीना की सरकार बदलने के कारण उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया ब्रिक्स का मेंबर्स बनने का। लेकिन जो सऊदी, यूएई है, ईरान है, फिर इथियोपिया है, इन देशों ने इसकी सदस्यता ली है और वर्तमान में ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स प्लस बन चुका है। और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो ब्रिक्स सही में पूरे विश्व को बहुराष्ट्रीय संस्था की ओर ले जाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी और निभा रही है। और साथ ही जो गोल्डमैन सैच के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील का प्रेडिक्शन था, वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही होता नज़र आ रहा है। धन्यवाद।